यदि आपने 10th से रिलेटेड मेरा पहला इंट्रो वीडियो या डेमो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हम आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ बताए नहीं हैं। उसमें हमने कहा था कि टेंस 3 नहीं होते हैं, बचपन से ही आपको गलत पढ़ा दिया गया है, टेंस 2 ही होते हैं। फिर पूरी दुनिया की किताबें 3 कैसे लिखती है उस बात को मैंने कहा था कि सिद्ध करके दिखाएँगे। और कुछ ट्रांसलेशन भी आपसे पूछे थे कि जैसे मैंने पूछा था कि सीता रोज विद्यालय जा रही है, ये कौन सा टेंस है? तो मोस्ट ऑफ बच्चों का जवाब होता है कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपसे कहा था कि राम सोया है, ये कौन सा टेंस है? तो बच्चों को लगता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से एक ट्रांसलेशन और भी पूछा था कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये कौन सा टेंस है? तो बच्चे गा गेगी को पकड़ के उनको लगता है फ्यूचर कहते हैं, सब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं है, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो इसलिए नहीं पूछे गए थे कि मुझे कोई कोर्स बेचना था या कोई किताब वगैरह का हम प्रचार प्रसार लाए हैं कि आपको बेवकूफ बना के डेमो दिखा के और कहें कि ये किताब खरीद लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ऐसा इसलिए कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो और आप ये जान सके कि क्या आज भी आप टेंस ऐसे ही पढ़ते हैं कि रहा है, चुका है, लिया है, दिया है, कोई कहते हैं, वो कहते हैं? यदि इस तरह से टेंस को आज भी आप पहचानते हैं और पढ़ते हैं तो मेरा मकसद बस इतना था कि आपको सतर्क करना। ये जान लीजिए आपकी लाइफ खतरे में है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। इस तरीके से पढ़ करके यदि आप सोच रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम निकाल देंगे या इंग्लिश में बहुत आगे कुछ कर जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है इस तरीके से यदि आप टेंस को पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके सारी चीजें हम आपको सिद्ध करेंगे कि टेंस 3 नहीं 2 होते हैं। फिर 3 पूरी दुनिया कहती कैसे है कि नहीं, और टेंस को कैसे और किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे कौन रहा है, टाइम एंड टेंस, है ना। वो तरीका नहीं जहाँ पे लिख देते हैं कि टेंस, टेंस माने काल, काल माने समय, समय माने टाइम, वो सब आपस में खिचड़ी बना दिया जाता है, वो गलत है ना। बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहली बात, पहली एक लाइन याद रखिएगा, कह रहा है कि टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब कह रहा है कि इंग्लिश जो ग्रामर है ना, अंग्रेजी जो व्याकरण है, उसका बैकबोन कहा जाता है किसको? टाइम एंड टेंस को। अपने हर वीडियो में हमने कहा था, एक प्लेलिस्ट बनाया था टेंस से पहले का बेसिक, उसमें मैंने कहा था कि टेंस से पहले ये सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है इंग्लिश का, इतना इंपॉर्टेंट कि उसे हम इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहते हैं। बैकबोन का मतलब आप समझ रहे होते हैं कि रीढ़ की हड्डी, अर्थात जैसे आपका भेड़, बकरी, गाय, भैंस कुछ भी हो या हम लोगों, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, इसको निकाल दिया जाए तो शरीर का ढांचा का महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब नींव ही खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो टेंस होता है यह इंग्लिश ग्रामर का एक नींव होता है। यदि आप इसमें कमजोर पड़ गए तो पूरी इंग्लिश आपका खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सबसे पहला लाइन याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चलिए थोड़ा टाइम वीएस टेंस को देखते हैं कि इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, हम सभी जानते हैं, और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल को तोड़ेंगे तो समय ही होता है। तो हमने देखा कि हिंदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों समय समय आ गया, मतलब कोई अंतर नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जो है काफी अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि टाइम क्या चीज होता है। तो कह रहा है कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग यानी अर्थ को दिखाता है। अर्थ को दिखाने का मतलब क्या है कि वह जो एक्शन है, वह जो घटना है, वह वर्तमान की है कि वह भूत की है या वह भविष्य की है। समझ रहे हैं? सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब क्या? मीनिंग का मतलब यही कि वो प्रेजेंट में घटित हुआ है, पास्ट में हुआ कि फ्यूचर में हुआ, उसका क्या सेंस है। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम 3 होते हैं, एक टाइम जो चल रहा है, एक टाइम जो बीत गया है और एक टाइम जो आने वाला है। तो इस तरीके से टाइम 3 होते हैं। और टाइम क्या दिखाता है जी? मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग अर्थात सेंस को दिखाता है कि सेंस क्या है, वर्तमान का, भूत का या भविष्य का। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टेंस क्या होता है। तो कह रहा है कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, और जो टेंस होता है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। स्ट्रक्चर कहने का क्या तात्पर्य है? हम इंग्लिश में आप एक दिन पढ़ें या एक साल पढ़ें या 20 साल पढ़ें, केवल एक ही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसी को छेड़छाड़ करके इंट्रोगेटिव, निगेटिव, उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही एक फार्मूला है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब इसी में कंजंक्शन जोड़ के फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड इसमें ऐड कर देंगे, छोटा बड़ा उल्टा सीधा करते रहेंगे,
लेकिन आप 1 साल पढ़े या 20 साल पढ़े, यही एकमात्र इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। तो स्ट्रक्चर कहने का तात्पर्य इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और इस स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो किसका है, तो वो वर्ब का है। यह बात अभी हम एग्जांपल के जरिए सिद्ध करेंगे। आप जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, तो ये टेंस, चुका है तो ये टेंस, है ना, और उसको जो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं तो सारा का सारा गेम है वर्ब का, है ना। और स्ट्रक्चर भी केवल वहीं पे चेंज हो रहा है, वर्ब पे, और कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं आपके लिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, तो आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। यदि यहीं अभी पास्ट की बात करें तो आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यहीं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे 12 टेंस का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो हर जगह सब्जेक्ट आपको सेम मिलेगा, हर जगह अदर वर्ड आपको सेम मिलेगा। सारा परिवर्तन और सारा गेम है किसका, वर्ब का। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप मेरा ही मान लीजिए, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि टेंस 2 कैसे होता है और 3 कैसे हो गया। पूरी दुनिया की किताबें 3 कैसे लिख रही है, उसके पीछे कारण है, समझिएगा। तो पहले ये समझिए कि यहाँ पर टेंस एक्चुअली में क्या है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को शो करता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर माने संरचना, और ये संरचना डिपेंड किस पे है, तो ये डिपेंड है टोटल वर्ब पे। आप देखिए ना, इसमें हमने 3 टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर लिखा है, और तीनों में आपने देखा कि सब्जेक्ट बिल्कुल सेम था, अदर वर्ड बिल्कुल सेम था। जो बदल रहा है वो कहानी केवल किसकी है, वर्ब की है। यानी स्ट्रक्चर कहने का मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर जो आप नाम दे रहे हैं वो किसके बेस पे दे रहे हैं, किसके आधार पे दे रहे हैं, अतः आप वर्ब के ही आधार पे दे रहे हैं। यहाँ पे V1 है, V5 है, यहाँ V2 है, यहाँ पे EJMR के साथ V4 है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर किस बेस पे है, तो केवल इस वर्ब के फॉर्म के बेस पर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर केवल 2 हो सकता है। 2 होने का मतलब क्या है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, है ना। मतलब आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए दुनिया का, उसका सेंस या तो प्रेजेंट का होगा या तो पास्ट का होगा। और हाँ, यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक चीज और भी समझ सकते हैं कि टेंस हम कहते किसे हैं और टेंस पहचानते कैसे हैं, है ना। तो वो वाली बात छोड़िए, यदि हम बार बार कह रहे हैं, यदि आप जो है हिंदी में इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश में हिंदी को घुसेड़ के पढ़ते हैं, हर जगह हिंदी हिंदी नोक करते हैं, तो फिर आपकी इंग्लिश वीक रहेगी, आप जीवन में कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये समझ लेना है आपको कि इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है, और वो कभी हिंदी नहीं सीखे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से नहीं देखेंगे, इसीलिए ये गलती होती है कि हम लोग पढ़ लिए हैं कि रहा है आएगा तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूएशन कहते हैं, या है ही है आएगा, चुका है चुकी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ता है आएगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और यही चीज आगे जाकर के ब्लंडर कराता है, और हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। जब अंदर के गेम को समझ जाइएगा तो ये इंग्लिश आपके करीब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हम आपसे पूछें कि बेटा ये टेंस कौन सा टेंस है, तो आप ता है, रहा है, चुका है तो आया नहीं है। आप यहाँ पे कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे ऐसे पहचानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम पूछें कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है, तो तुरंत कहते हैं सर पास्ट इंडेफिनिट है। आप बताइए इसको पहचान किस आधार पर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट और अदर वर्ड को देख के पहचान रहे हैं, नहीं, किसको देख के पहचान रहे हैं आप, वर्ब को। अब इस आधार पे आप 12 टेंस का कल्पना कीजिए और खुद में सोचिए कि वो 12 टेंस किस आधार पर है, तो टोटल वर्ब है। टोटल क्या है, वर्ब है। सारा कहानी है वर्ब की, और वर्ब के देख कर कोई हम लोग वहां पे नाम दे रहे हैं कि ये टेंस है, वो टेंस है, वो टेंस, ना सब्जेक्ट को देख के दे रहे हैं, ना अदर वर्ड को देख के दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए टेंस की परिभाषा क्या होती है यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें। और हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्यों सर फ्यूचर भी तो होता है, जैसे कि अभी बताएंगे, अभी उस पर आएंगे, आप चिंता ना कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले, यहाँ पे टेंस की परिभाषा क्या है, तो कह रही है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। अब ये कहां से निकल के आया है, निकल के यहीं से आया है कि आप 12 टेंस पढ़ते हैं तो उसमें टोटल सारा कमाल है वर्ब का। सब्जेक्ट जैसे के तैसे रहता है, अदर वर्ड जैसे के तैसे रहता है, टोटल वर्ब बदलता है, और इसी के आधार पे हम टेंस का नाम भी बदलते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि टोटल जब कहानी वर्ब की है, तो इसका मतलब टेंस मतलब क्या, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेंस इक्वल टू वर्ब,
हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि टेंस बराबर वर्ब, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, इस आधार पे कह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, अर्थात जो क्या बोलते हैं टेंस क्या है, तो टेंस कह रहा है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म, तो यहाँ पे कह रहा है कि अध्ययन, किसका अध्ययन, ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना इज कॉल्ड टेंस, यानी टेंस कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेंस की परिभाषा किस पे बेस्ड हो गई, वर्ब पे, और वास्तव में टेंस क्या है, वर्ब है। अब चलिए समझ लेते हैं कि सर ये टेंस दो ही क्यों होता है, प्रेजेंट और पास्ट। देखिए अभी तक हमने इसके आगे ये नहीं जोड़ा है प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम की पास्ट टेंस, हमने नहीं जोड़ा है। अब वहां पे कैसे ये आ गया कि प्रेजेंट टाइम कोई नहीं बोलता है, प्रेजेंट टेंस बोलता है, प्रेजेंट पास्ट टाइम नहीं बोलता है, पास्ट टेंस बोलता है, तो ये टेंस ही क्यों जुड़ा और टेंस कैसे लोग तीन कहते हैं, यह बात अभी सिद्ध करना बाकी है, इसलिए आप धैर्य बनाए रहिए। यहाँ पे देखिएगा, पहले हम ये समझते हैं कि सर ये द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन यदि आपका टेंस कहलाता है, तो ये विभिन्न रूप माने कितने रूप, तो हम और आप पढ़े हैं कि ये 5 रूप, क्रिया के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। पहला V1, दूसरा V2, तीसरा V3 और अगला V4 और नेक्स्ट आपका V5। और हाँ, यदि इस वर्ब के फॉर्म को या वर्ब को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे 10 से पहले के बेसिक प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, इस तीनों को मैंने फुल ऑपरेशन में पढ़ाया है, वहां से आप वर्ब को अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 फॉर्म होते हैं, जो कह रहा है कि वर्ब। अब देखिए ये जो वर्ब होता है V1, इस V1 को क्या कहते हैं, आप सर्च कीजिए मेटा AI गूगल कहीं पर भी पूछिए कि इस V1 को क्या कहते हैं, क्या कहने का तात्पर्य है कि इसको प्रेजेंट कहते हैं कि पास्ट कहते हैं कि फ्यूचर कहते हैं, तो लिख के आएगा कि V1 को हम प्रेजेंट कहते हैं, तो V1 यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब देखिएगा V2 को क्या कहते हैं, तो V2 को पास्ट कहते हैं। V3 को क्या कहते हैं सर, तो इसे परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट, है ना। यहाँ पे कह रहा है V4 को क्या कहते हैं, तो इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। V5 को क्या कहते हैं सर, तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट ही कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब वर्ब के टोटल 5 ही फॉर्म होते हैं और 5 फॉर्म को जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कहीं भी कोई फ्यूचर वर्ड आया नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी वर्ब उठाते हैं, जैसे मान लीजिए हम गो उठा रहे हैं, तो गो आपका V1 हो गया, आप वेंट कहते हैं तो ये V2 हो गया, आप गॉन कहते हैं तो ये V3 हो गया, आप गोइंग कहते हैं तो ये V4 हो गया, आप गोज कहते हैं तो ये V5 हो गया। इसका नाम रखेंगे सर, तो इसका नाम है प्रेजेंट, इसका नाम है पास्ट, इसका नाम है परफेक्ट, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस और इसका नाम है प्रेजेंट। तो इसमें कहीं पर भी कहीं फ्यूचर का नाम आया नहीं आया, तो इसमें आपने देखा कि कहीं पर भी फ्यूचर का नाम नहीं आया। तो इसमें जब कहीं पर भी फ्यूचर का नाम नहीं आया, इसका मतलब है कि टेंस जब वर्ब है और वर्ब कहीं फ्यूचर का नाम ही नहीं आया, तो इसका मतलब है कि टेंस फ्यूचर होता ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ चीजें और भी लिखी हैं कि ये ऑलवेज प्लूरल होता है, V2 नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, और V5 ऑलवेज सिंगुलर होता है। हमने कहा यदि वर्ब को डिटेल में समझना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है कि टेंस से पढ़ने से पहले आप वर्ब के फुल ऑपरेशन को देखें, तो आप उसके लिए टेंस के पहले का बेसिक वाला जो प्लेलिस्ट है मेरा, आप उसको विजिट करें। अब यहाँ पे देखिए कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा कि हाँ सर बहुत खूब बहुत खूब, आप पूछ रहे होंगे कि सर ये देखिएगा ये क्या है, विल और सेल, है ना, क्योंकि जब बच्चा हर जगह से हार जाता है तो पकड़ के लाता है विल और सेल को, और कहता है कि सर देखिएगा विल और सेल फ्यूचर नहीं है ना, ये आगे की नहीं दिखाता है, नहीं। अब यहाँ से इस बुखार को समझिए, इस बीमारी को समझिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विल और सेल एक मॉडल है, और मॉडल किसे कहते हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए। मॉडल का मतलब होता है कि ये मॉडल 10 होते हैं, और ये मॉडल वे वर्ब होते हैं जो 1000 तरह के रूपों को अदा करते हैं, 1000 तरह के रूल दिखाते हैं, समझ रहे हैं। 1000 कहने के सेंस है कि मोर देन वन रूल को दिखाते हैं, एक रूल नहीं करते हैं, ये केवल एक ही रूल में नहीं आते हैं। जैसे टेलर देख लीजिए, टेलर क्या है, जैसे आपको विल ही ले लेते हैं, तो विल ले लेते हैं, तो देखिए ये विल कहीं हेल्पिंग वर्ब बनेगा। देखिए जैसे हमने कहा कि ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे इसके हिंदी है कि ठीक है वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे विल क्या है, तो आप देखेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब है। यहीं पे यदि हम बात करते हैं कि इफ यू विल, इफ यू विल, अब यहाँ इसकी हिंदी है कि यदि तुम चाहोगे, तो यहाँ पे विल क्या है जी, मेन वर्ब है, क्या है जी, ये मेन वर्ब है, समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए तो ये ए विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर गया, यही विल यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए, कह रहा है
कि ही हैज विल, इसका हिंदी पता है क्या है? आप गूगल पे डालिए और पूछिए कि ही हैज विल सेंटेंस हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उसके पास इच्छा है, उसके पास चाहत है। तो यहाँ पे विल क्या बन गया? एज ए नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आपने देखा कि जिस विल और सेल को पकड़ करके आपको आ रहे हैं कि ये फ्यूचर है, वो फ्यूचर नहीं है। दुनिया में एकमात्र वर्ब जो विल सेल ला करके आपको आने की फ्यूचर है, बिल्कुल फ्यूचर नहीं है वो 50 रूप को दिखा रहा है। आप कैसे एक आधार पे कह सकते हैं कि यही है? अब इसको कैसे आप सर्टिफाइड हो, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप समझ जाएंगे। ये बताइए कि एक व्यक्ति होता है और जब कोई भी नाटक या ड्रामा होता है तो उसमें वो कोई तरह का रोल अदा करता है। वही व्यक्ति कहीं किसी नाटक में डॉक्टर का रोल अदा कर देता है, कहीं किसी नाटक में खलनायक का रोल अदा कर देता है, कहीं टीचर बन जाता है, कहीं जोकर बन जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका नाम रखना हो तो आप क्या रखेंगे? क्या उसका नाम रख देंगे टीचर? अब एक बार टीचर का रोल कर दिया तो उसको आप टीचर कहने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं कहेंगे। कहीं टीचर बना, कहीं डॉक्टर बना, कहीं इंजीनियर बना, कहीं कुछ बना, कहीं जोकर बना, तो उसका नाम वो नहीं है, वो रोल कर रहा है। वो समझ रहे हैं? तो इसी तरह से एक रोल यदि फ्यूचर का ये कर रहा है तो एक रोल यहाँ पे कर रहा है कि उसके पास इच्छा है, चाहत है। और बताइए ना, यहाँ फ्यूचर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? सोचिए, खुद सोचिए। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप विल और सेल को पकड़ के आप उससे फ्यूचर नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा वर्ड बता दीजिए जो फ्यूचर होता है, होता ही नहीं है बाबू। तो हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि टेंस का मतलब क्या है? वर्ब है। कैसे है मैंने आपको बताया है। और यहाँ से मैंने टेंस की परिभाषा किया गया है कि टोटल वर्ब का डिफिनीशन, सॉरी, वर्ब का जो फॉर्म्स होता है उसी की स्टडी को हम लोग टेंस कहते हैं। उसी के आधार पर हम टेंस को पहचानते भी हैं, उसी के आधार पर हम टेंस अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग टेंस का नाम भी देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये समझने का प्रयास करते हैं कि चलिए सर ठीक है, हम समझ गए कि टाइम 3 होता है और टेंस 2 होता है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया की किताबें आखिर गलत तो नहीं लिख रही है ना? सभी लोग तो यही लिख रहे हैं कि आपका टेंस 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे सर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जब टेंस 2 है, टाइम 3 है, तो इसको अलग अलग लिख के 5 हो जाना चाहिए था। तो जब पूरी विश्व की किताबें लिख रही हैं तो क्या सभी के सभी लोग गलत लिख रहे हैं? नहीं सर, वो गलत नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी कोई आपको बताया नहीं है ना, इसलिए आप जो है वहां कंफ्यूज रहते हैं और आपको लगता है कि यही सच है। सच वो नहीं है। इस संसार में बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि जो चीजें दिखती है ना, वो चीजें होती नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जो चीजें आपको दिखाई दे रही है पूरे विश्व की किताबों में कि टेंस 3 होते हैं, एक्चुअली में कहानी उसकी कुछ और है। वो कैसे आया है, उसके पीछे का लॉजिक ही कुछ और है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और उस लॉजिक को समझ लेते हैं कि पूरी विश्व की किताबें टेंस को 3 किस आधार पे लिख रही हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि टेंस का तात्पर्य सीधे वर्ब से है और वर्ब कभी फ्यूचर नहीं होती है। अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि टेंस इक्वल टू वर्ब ही है और वर्ब के आधार पे ही हम टेंस को पहचानते हैं। और जब हम किसी भी टेंस का नाम देते हैं तो वर्ब के आधार पे ही देते हैं, है ना? तो ये बात हम पिछली स्लाइड में सिद्ध कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि टेंस इक्वल टू वर्ब कैसे है ना? अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टाइम फ्यूचर हो सकता है लेकिन टेंस फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि कोई देखो, टेंस का मतलब वर्ब है और वर्ब जब फ्यूचर नहीं तो फिर टेंस कैसे फ्यूचर हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? लेकिन टाइम फ्यूचर हो सकता है। एक एक्शन, कोई भी किसी भी घटना की बात करेंगे तो वो घटना वर्तमान की हो सकती है, भूत का हो सकता है और भविष्य का हो सकता है। तो इसलिए समय 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेकिन टेंस एंड टाइम, अर्थात टेंस और टाइम एक दूसरे के बिना अधूरा है। अतः इन दोनों को मर्ज करके, मतलब मिला के, कंपनसेशन थ्योरी, इसे कहते हैं मुआवजा। कंपनसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुआवजा। जैसे मान लीजिए कि जहां पर कोई काम हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है और जिसमें दोनों लोग को लाभ हो सकता है ना? कई बार पार्टिकुलर भी हो सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो मुआवजा के रूप में आपको कोई धन वगैरह या कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, है ना? और एक मुआवजा होती है कि सरकार जैसे मान लीजिए रोडें बनवा रही है तो वो रोड केवल अपने लिए तो बनवा नहीं रही है ना? उसका भी काम हो जाए, चूंकि आपके लिए ही बनवा रही है, जनता के लिए, दोनों का काम हो जाए, तो वहां पे कंपनसेशन थ्योरी अप्लाई किया जाता है। दोनों तरफ से कुछ चीजें सही जाती है और जो है कि उस चीज को समाधान कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कंपनसेशन थ्योरी कहने का तात्पर्य बस यही है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर जब अधूरे हैं तो फिर दोनों को मिल करके एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं तो एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कोई पहचान नहीं है।
है ना। तो इसीलिए कंपनसेशन थ्योरी के तो आप बताएंगे अभी कि कैसे अधूरे हैं, ये मत समझिएगा कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं। कह रहे कंपनसेशन थ्योरी के तहत एक किया गया है और तब इसे सम्मिलित रूप में टाइम एंड टेंस का नाम दिया गया है। ठीक, अब यहीं से आपको बताया गया कि टाइम एंड टेंस का नाम दिया गया। अब देखिए आप एक सेंटेंस पे लिखा है, पूछा गया कि इसका टाइम क्या है, इसका टेंस क्या है, और नीचे क्या आ गया टाइम एंड टेंस, यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आप कहेंगे कि बना दिए ना बेवकूफ, कुछ बेवकूफ नहीं बना है। अब मेरी बात को समझिए, हम पिछली स्लाइड में देखे कि टेंस को हम वर्ब कह सकते हैं और ये सिद्ध किए कि वर्ब कभी फ्यूचर नहीं होता है। आप कोई भी वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं और 5 फॉर्म में आप देखते हैं कि कोई भी फॉर्म कभी फ्यूचर नहीं होता है। और रही बात विल सेल की, तो विल सेल को मैंने सिद्ध किया और आपको बताया कि वह कई रोल अदा कर सकता है, तो इसलिए आप किसी एक के आधार पे उसका नाम फ्यूचर नहीं रख सकते, उसका नाम मॉडल है। मॉडल का ये मतलब ही होता है, वो उसका अपना समझिए कि क्वालिटी होती है कि वो कोई तरह का रोल करेगा। अब यहाँ पे देखिए तो आगे कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब कैसे अधूरे हैं इसी बात को समझना है। देखिए ये बताइए कि टाइम का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, समय। और समय मतलब या तो वर्तमान का, या तो भूत का, या तो फिर भविष्य का। अब बताइए समय को दिखाने के लिए जब हम कहेंगे कि इसको समझाइए एग्जाम्पल के जरिए, तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक एक्शन आएगा और उस एक्शन को आप दिखाएंगे बोल करके कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट एक फ्यूचर। नहीं समझे तो समझिए, जैसे हमने कहा कि इस टाइम को एग्जाम्पल के जरिए समझाइए कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे। जैसे मान लीजिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, मैं गरीब हूं। एक ले लिया मैं गरीब था, और अगला ले लिया मैं गरीब हूंगा या हो जाऊंगा या बनूंगा, ठीक, या रहूंगा। अब तीनों में सामने वाले क्या समझाते हैं आप कहते हैं कि मैं गरीब हूं। देखिए ये अभी की बात हो रही है, तो अभी की जब बात होती है तो समझिए कि प्रेजेंट टाइम है। अब मैं गरीब था, तो अभी नहीं, अभी नहीं, यानी पास्ट में था, हो सकता है अभी मैं अमीर हूं, तो पास्ट में था, है ना। तो आप दिखाते हैं कि ये पहले था, तो पहले को दिखाने वाला वो पास्ट टाइम हो गया। और आप कहते हैं कि मैं गरीब हूंगा या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आप दिखाते हैं कि यहाँ पे अभी ये समय आने वाला है, तो आने वाला समय फ्यूचर होता है, तो इसलिए फ्यूचर टाइम है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस बेस पे आप दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं, एक में कह रहे हैं कि मैं गरीब था, एक में कह रहे हैं कि मैं गरीब बनूंगा, मैं गरीब हूंगा या बनूंगा रहूंगा, मैं गरीब रहूंगा या बनूंगा। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस लिखा आपने, तो आप कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं, अभी इस समय की बात है, तो प्रेजेंट टाइम हो गया, ये पास्ट टाइम हो गया, ये फ्यूचर टाइम हो गया, हम समझा चुके हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किस बेस पे आप इसे क्लासिफाई कर रहे हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किस को देख करके आप ये तीनों में अंतर आप दिखा रहे हैं, तो क्या मैं से अंतर हो रहा है? नहीं। क्या ये गरीब से अंतर हो रहा है? नहीं। ये सारा अंतर हो रहा है, यहाँ हूं आया है, यहाँ था आया है, और यहाँ पे गागे की के फॉर्म में आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बताइए, इसके लिए आप ईजेमार जो भी प्रयोग करेंगे, तो ईजेमार क्या है? वर्ब नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं था, थी, तो आप इसके लिए वाज वर्ब कुछ भी प्रयोग करेंगे, पास्ट का कोई भी वर्ब, तो वर्ब नहीं है वो। और यहाँ पे इसको दिखाने के लिए सेल विल कुछ भी प्रयोग करते हैं, तो क्या ये वर्ब नहीं है? तो आप मुझे बताइए कि जब टाइम को समझाने की बात आएगी, तो जिसका सहारा आप लेंगे उसका नाम होगा एक्शन। समझ रहे हैं, उसका नाम होगा एक्शन। राम बाजार जाता है या जा रहा है, राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा होगा। अब तीनों को आप दिखा रहे हैं, तो किसके जरिए दिखा रहे हैं आप? बिना वर्ब का, मतलब बिना एक्शन का आप इस टाइम को दिखा ही नहीं सकते। तो आप बताइए कि टाइम टेंस के बगैर, टेंस होने का मतलब एक्शन यानी वर्ब के बगैर अधूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि अच्छी बात है कि यहाँ से समझ गए होंगे आप कि टाइम टेंस के बगैर अधूरा है, लेकिन टेंस टाइम के बगैर भी तो अधूरा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप इसको दिखाइए, है ना, इस वर्ब को प्रेजेंट और पास्ट होना दिखाइए, तो उसके लिए भी आप एक एग्जांपल लिखेंगे। तो एग्जांपल जब लिखेंगे आप, तो या देखिए जब जब आपका अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया कि जब टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टेंस होता है प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट टाइम भी है और प्रेजेंट फ्यूचर भी है, सॉरी प्रेजेंट टाइम भी है और प्रेजेंट टेंस भी है। तो ये दोनों जो प्रेजेंट है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जब आप डिनोट करेंगे तो ऑलरेडी इसमें टाइम होगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मैं गरीब हूं, तो प्रेजेंट टेंस को यदि आप दिखाना चाहते हैं कि सर ये प्रेजेंट टेंस में गिनती होगा, अच्छी बात है, लेकिन सर प्रेजेंट टेंस के साथ साथ ये प्रेजेंट टाइम में भी तो गिनती होगा इसकी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक उसमें टाइम आ जा रहा है। जब आप कह रहे हैं मैं गरीब हूं, अर्थात अभी प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम भी तो इंक्लूड है और इसमें वर्ब भी इंक्लूड है। तब बताइए दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा हुए कि नहीं हुए? शायद एग्जाम्पल आप नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं कि आप प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल बताइए। तो आप जो भी एग्जाम्पल बताएंगे कि जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट ही है, मैं खाना खाता हूं प्रेजेंट ही है, मैं खाना खा रहा हूं ये सब प्रेजेंट है। तो ये यदि प्रेजेंट एक्शन को आप दिखा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपको आ रहा है मैं खाना खा रहा हूं, है ना, तो इसमें ऑलरेडी टाइम भी तो है यार, इसमें टाइम नहीं है कि ये काम इस समय की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं इसमें समय है कि नहीं है ना। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा कैसे हुए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ग्रामेरियन ने कहा कि जब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है तो इसका मतलब है कि दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो इसे सम्मिलित फॉर्म में दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो सम्मिलित करने का मतलब ये होता है कि अब इसको अलग अलग दुनिया के सामने अलग अलग नजर नहीं आना चाहिए। जब हम लोग आपस में मिल गए तो फिर अलग कैसा, कुछ नहीं, तो उसमें आपस में मिल करके और यहाँ पे तीन सॉल्यूशन निकाला गया। कहा गया कि यदि हम फ्यूचर को नहीं लेते हैं तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर भाई टाइम तो होता है फ्यूचर, भले फ्यूचर टेंस नहीं होता लेकिन फ्यूचर टाइम तो होता है। तो इसलिए प्रेजेंट और पास्ट ऑलरेडी दोनों में टाइम भी प्रेजेंट होता है और टेंस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ टाइम भी पास्ट होता है और टेंस भी पास्ट होता है, लेकिन टाइम फ्यूचर हो रहा था लेकिन टेंस फ्यूचर नहीं हो रहा था। तो आप बताइए यदि फ्यूचर को छोड़ दिया गया होता तो फिर समय गड़ा जाएगा ना, समय तो फ्यूचर होता है भाई, तो उसको तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ले लिया गया। अब कहेंगे यहाँ पे टेंस ही क्यों जोड़ा गया, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने देखा कि टाइम ठीक है, वह तीनों परिस्थितियों में आकर के अपने आप का दिखा रहा है कि हम भाई तीनों परिस्थिति में हैं, आप केवल दो परिस्थिति को दिखा रहे हैं, केवल प्रेजेंट पास को, हम प्रेजेंट पास फ्यूचर तीनों को दिखा रहे हैं। तो अपना पलड़ा वो भारी जरूर कर रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो तीनों पलड़ा अधूरा हो जाएगा किसके बगैर, उसका जब एग्जाम्पल देकर आप समझाएंगे तो बिना एक्शन के एग्जाम्पल आएगा नहीं, बिना वर्ब के एग्जाम्पल आएगा नहीं। अब वर्ब आएगा तभी उसमें टाइम डिनोट हो पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर टेंस, अरे भाई किसी एक को तो समझना पड़ेगा ना। अब जब कहीं भी कोई समझौता होती है और दोनों लोग बराबर ही कहे कि नहीं हमको हमको भी वही, ऐसे मान लीजिए सपोज करिए कहीं कंपनसेशन थ्योरी का मतलब कहीं मुआवजा वगैरह या कहीं आपस में कोई समझौता, इसे समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज वगैरह भी होता है। तो समझौता का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि एक चेयर है ना, और दो लोग के बीच उसे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, तोड़ के डिवाइड करेंगे? नहीं, कहा जाएगा आप चेयर ले लीजिए और इसकी जगह पे कोई और भी वस्तु होगा जो उसको दे दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब वो ये होता है कि समझौता या मुआवजा का मतलब ही यही होता है कि मानना दोनों को पड़ेगा, है ना, कुछ आपको और कुछ उनको। तो यहाँ पर टेंस को लिया गया और इस तरीके से ये तीनों को दोनों को मिला करके कंपनसेशन थ्योरी के तहत एक कर दिया गया। अब आप कहेंगे तो सर मोस्ट ऑफ टीचर इसकी बात बताती क्यों नहीं है ऐसा, तो बताते इसलिए नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब नहीं होता है ना। लेकिन सबको आपस में खिचड़ी बना के इसलिए टीचर बता देते हैं कि या तो मोस्ट आपको जानकारी नहीं होती और होती भी है तो उनको ऐसा लगता है कि छोड़ो यार क्या ही इसमें घुमाना है, बच्चा को या तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें ही समझाए हैं, हमें तो लग रहा है कि भाई हम 100% समझा दिए हैं कि यहाँ पे टेंस दो होता है और टाइम तीन होता है, लेकिन यहाँ पर मिला जुला के तीनों ऐसी किताब में क्यों लिख रहा है, तो मैं बता दिया कि कंपनसेशन थ्योरी है, दोनों एक दूसरे के अधूरा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने समझा दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे अभी नहीं समझ पाए हैं, उन्हें लग रहा हो कि मिला जुला के वहीं पे ला दिए भी आप बेवकूफ बना दिए, है ना। तो अब क्या ही कहा जाए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से प्रयास करूंगा ये समझाने का, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इसके पीछे का रहस्य कुछ और है, टेंस तीन नहीं होता है। तो किस आधार पे क्या होता है हमने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि टेंस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी होता है कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस का इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कथा कहानी कुछ भी आप पढ़ते हैं हिंदी निकालते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर 20% 20% लगभग समझ सकते हैं कि वैल्यूएबल है। यहाँ पे पास्ट टेंस जो होता है लगभग 70% वैल्यूएबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये 10% केसेज में वैल्यूएबल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर पास्ट पढ़ लेंगे या दोनों छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों चलता रहता है कि नहीं। अरे जो नहीं हुआ है वो फ्यूचर है, जो हो रहा है प्रेजेंट है, जो अभी हो गया एक सेकंड भी वो पास्ट है, ये तीनों साथ में चलता है। तो पढ़ना तीनों को है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, 70% आपका पास्ट टेंस। आप देखे होंगे कोई भी कहानी वगैरह लिखी रहती है किसमें, पास्ट में, जाहिर सी बात हो क्या पास्ट में। तो कोई भी कहानी उठाइएगा उसमें 70% हिस्सा केवल पास्ट का आएगा, उसमें बाकी 30% में प्रेजेंट और फ्यूचर
हो सकता है। तो इस तरीके से अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और एक चीज और देख लेते हैं आखिरी, ताकि हम अगला जो वीडियो लेके आए उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस स्टार्ट कर सकें, या पूरा बेसिक खत्म हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि सर टेंस 12 कैसे होते हैं। तो ये बात हालांकि हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि सर प्रेजेंट का 4 होता है, फ्यूचर का सॉरी पांच का 4 होता है और फ्यूचर का 4 होता है, और इस तीनों का 4 4 मिला करके ये 12 हो जाता है। तो उसी चीज को थोड़ा डिटेल में हम देख लें नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि अगला वीडियो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू कर सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए आखिरी स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, और देखिए इसमें कुछ एक सेंटेंस हमने लिखा था जो गलती से छूट गया, तो उसके बारे में चर्चा करना बाकी रह गया। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यदि कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, या प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, राष्ट्रपति कल यहाँ आएंगे, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे टेस्ट मैच कल शुरू होगा। यदि कोई आपसे पूछता है कि सर इसका टाइम क्या होगा, इसका टेंस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जब इसका टाइम पूछा जाएगा, ये फिर अंदर की ही बात है, इसका टाइम पूछा जाएगा तो टाइम तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों होता है। तो सर समय तो इसका क्या है, फ्यूचर है, ये तो सही है। टाइम क्या है जी, इसका फ्यूचर है। लेकिन क्या सर टेंस इसका फ्यूचर है? तो टेंस का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारा स्टूडेंट हो गए, तो ये समझ लीजिए कि जब भी हम टेंस का नाम ले बाबू, आपके दिमाग में वर्ब घूमना चाहिए, क्योंकि इधर उधर टेंस 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 कहेंगे तो फिर वो चुतिया बनाने वाली बात हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जब भी बात टेंस की करेंगे तो आपके दिमाग में सीधा सा वर्ब आना चाहिए, है कि नहीं? तो टेंस मतलब वर्ब। तो आप बताइए, जब मैं पूछूं कि इसका टेंस क्या है, तो टेंस कभी फ्यूचर नहीं होता है, मतलब कि वर्ब कभी फ्यूचर नहीं होता है ना। और बार बार मैं कह रहा हूं विल सेल को मत पकड़िएगा प्लीज, है ना। तो विल सेल को नहीं पकड़ना है। तो जब टेंस कभी फ्यूचर नहीं होता है, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो ये पास्ट होगा और या तो ये प्रेजेंट होगा। आप खुद सोच के देखिए कि जब नहीं होता है फ्यूचर, तो दो ही ऑप्शन है ना, कि इन दोनों में से कोई ये कहना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या कहेंगे आप? पास्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि पांच कैसे हो जाएगा भाई, है ना। जब टाइम फ्यूचर है तो आप आने वाला कर रहा है, तो पास्ट तो हो नहीं सकता, तो मजबूरन आपको क्या कहना पड़ेगा, प्रेजेंट। तो इसका देखिए यहाँ पे इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट। तो इस तरीके से ये अंदर की बात थी, इस बात को समझ के रखिएगा कि जब भी कोई एक्शन आ रहा है जो आपको लग रहा है ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर टाइम हो सकता है, लेकिन जब उसका टेंस पूछा जाए किसी एग्जाम में, तो समझ लीजिएगा उसका टेंस होगा प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट तो हो नहीं सकता, और फ्यूचर इसलिए नहीं होगा कि फ्यूचर वर्ब होता नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहीं से इसका ट्रांसलेशन भी गलत हो जाता है। आप पूछिए ना मेटा या चैट जीपीटी गूगल से कि टेस्ट मैच कब शुरू होगा का क्या ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पे यदि आप समझते हैं कि टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, मतलब इसको फ्यूचर की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये महा बलंडर है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब ये कैसे गलत है? और द टेस्ट मैच स्टार्ट, समझ रहे हैं, यहाँ ये V5 है। अब V5 क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है। जब जाहिर सी बात है बाबू, जब टेंस प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी फ्यूचर नहीं होता है, अर्थात वर्ब फ्यूचर नहीं होता है, तो ये यहाँ पर आप उसके हिसाब से क्यों बना रहे हैं, नहीं बनेगा ना। तो जब ये प्रेजेंट टेंस है, कहने का मतलब यह है कि इसका टेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वर्ब भी लगेगा ना, तो इसलिए V5 लगा। तो इजी हो जाएगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। अब बाकी इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो चिंता नहीं करना है, और ये टेंस में आगे आएगा। और जो बच्चों के अंदर पेट में चूहा कूद रहा हो, या लगे कि बेचैनी हो रहा है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो आप गूगल से पूछ करके तब तक के लिए सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ यही सही है। और यदि आप विल स्टार्ट टुमारो कहते हैं, तो ये महा बलंडर है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एक आखिरी बात की जो हम सभी जानते हैं कि सर टेंस मुख्यतः टाइम एंड टेंस को सम्मिलित रूप में हमने 3 कहा, और फिर ये 12 कैसे पढ़ाते हैं लोग, तो हम सभी जानते हैं कि पहला होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल, ध्यान रखिएगा, सिंपल, या अगला इसका नाम है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, है ना। और दूसरा है जिसका नाम है, इसे लिख देते हैं, दूसरा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है बाबू, कॉन्टिन्यूअस, या इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट, ध्यान दीजिए, इम्परफेक्ट, या इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, ध्यान दीजिए, प्रोग्रेसिव। 3 नाम है इसका। अच्छा, तीसरा है जिसे हम कह सकते हैं परफेक्ट, क्या कह सकते हैं, परफेक्ट। और चौथा है जिसका नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं अनिश्चित, क्या बोलते हैं बाबू, अनिश्चित। और इसे कहते हैं अपूर्ण, है ना,
अपूर्ण का मतलब जो पूरा न हुआ हो, जो चल रहा हो, या इसे जारी भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण, जो चीज पूरा हो गया हो। और इसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण, ये दोनों कहते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब ये 12 कैसे हुआ, तो यहीं से 12 होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पहला प्रेजेंट लेते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बता दूं, तो प्रेजेंट का हम 4 पढ़ेंगे। प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, बात एक ही है, ध्यान रहे। कई बार जब सिंपल प्रेजेंट का नाम लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, बात एक ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट से ये 4 बन जाएगा, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे ही ये फ्यूचर से बन जाएगा। तो आप चाहें तो 12 बना के लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, है ना। और नहीं लिखना चाहते हैं तो यहीं से समझ के रख सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि जब हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस का डिटेल जरूर पढ़ें, और यदि नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट टेंस से पहले का बेसिक को जरूर विजिट करें, और वहां पे सेंटेंस का टाइप को डिटेल में पढ़ाया गया है। और यदि आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको टेंस समझ में नहीं आने वाला है। तो वहां से आप पढ़ेंगे कि टेंस के आधार पे, वहां आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि टेंस के आधार पे सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है कि नहीं। लेकिन उसे बनाया जाता है मुख्य रूप से 6 तरह से, है ना। पहला का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं अफर्मेटिव, दूसरे का नाम दिया गया है निगेटिव, तीसरे का नाम दिया गया है इंट्रोगेटिव, और चौथे का नाम दिया गया है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इस तरह से तो आप वहां पढ़ेंगे कि टेंस को जो है, सॉरी, सेंटेंस को टेंस के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, और इसे बनाया 6 तरीके से जाता है। और कैसे 6 तरीका है, पहले 4 तरीका देखिए। जैसे राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, और यहाँ पे राम घर क्यों नहीं जाता है ना। तो ये किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि इसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि सर इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, ये सारी चीजों को आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए। आप 10 से पहले का बेसिक में जाइए, और वहां पे सेंटेंस से संबंधित बिल्कुल डिटेल में सेंटेंस को पढ़ाया गया है, 12-13 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाया गया है। और यदि आप इंग्लिश को सीरियस में सीख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको सेंटेंस का डिटेल आना भी चाहिए। तो अब इस तरीके से, अब ये 6 कैसे होता है कि एक बार इसमें नहीं लगाया जाता है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे इंट्रोगेटिव में निगेटिव तो यही है, निगेटिव। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आपका ये इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इसमें एक बार नहीं लगाइएगा, है ना। तो ये फिर एक और तैयार होगा, और बाकी एक तैयार होगा। कैसे, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है, राम घर क्यों जाता है, राम घर क्यों नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही 6 है, और इस तरीके से हम किसी भी टेंस को पढ़ेंगे। तो आई होप ये टेंस का बेसिक कंसेप्ट जो था, जिसमें हमने सारी बातों को आई होप सिद्ध कर दिया कि टेंस 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, तो फिर 3 कैसे कहते हैं। और जो भी चीजें हैं, और जो भी मैंने कहा कि सीता रोज विद्यालय जा रही है, यदि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने कहा राम सोया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, यदि ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यह सारी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहना है। ये सभी का जवाब जो है, जब हम पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट अब स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार आप मेरे साथ जुड़िए, है ना, और आप टेंस को अच्छे से कंप्लीट करिए। मैं पूरी आशा नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भारत के कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, या फिर उसके नीचे आप हाई स्कूल इंटर किसी भी क्लास में हैं, तो ये जान लीजिए कि टेंथ को जीवन में कभी दोबारा शायद पढ़ने की जरूरत न पड़े। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।